नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से आर्ट अकेडमी के चैनल पर। कल परीक्षा है BHDE 101 यानी कि हिंदी गद्य की। हिंदी गद्य के अंतर्गत नाटक, कहानियाँ, एकांकी, निबंध इत्यादि को शामिल किया गया है। हम कुछ उन बिंदुओं की बात करेंगे, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो सहज रूप से कल आने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी कक्षा जरूर इससे लाभदायक होगी, आपको इसमें लाभ होगा। कहानी कहानी का शाब्दिक अर्थ है जिसे कहा जा सके। कहानी को कथा, कथ्य, वृत्तांत, गल्प आदि के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं और कहानी में कुछ पात्रों के माध्यम से किसी संदेश को, किसी विचार को, किसी घटना को आगे बढ़ाया जाता है। और हिंदी कहानी 3 मुख्य भागों में विभाजित है: प्रेमचंद पूर्व कहानियां, प्रेमचंद कालीन कहानियां और प्रेमचंद उत्तर कहानियां। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी सात्विक प्रेम की प्रतीक है। इस कहानी का आरंभ अमृतसर के एक बाजार से होता है, जहां एक सिख लड़का एक सिख लड़की से मिलता है। बातों ही बातों में पूछता है, क्या तेरी गुणमाई हो गई है, यानी कि सगाई हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। इसी दौरान लड़का एक दिन लड़की की जान बचाता है और उसे टांग के नीचे आने से बचा लेता है। लड़का फिर पूछता है कि तेरी गुणमाई हो गई है। लड़की फिर कोई जवाब नहीं देती। फिर कुछ दिन लड़का पूछता है, क्या तेरी सगाई हो गई है? तो लड़की कहती है, देखते नहीं है, नया दुशाला ओढ़ रखा है, हाँ मेरी गुणमाई हो गई। लड़के का दिल टूट जाता है। वह खिन्न मन से बाजार से घूमता घुमाता घर पहुंचता है। अब इस घटना के ठीक 25 साल बाद लहना सिंह अब फौज में भर्ती हो चुका है। युद्ध चल रहा है। युद्ध में जर्मन सैनिकों के खिलाफ युद्ध किया जा रहा है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर घर आता है और अपने भतीजे को लेकर सपने देखता है कि जब वह फौज से रिटायर हो जाएगा, रिटायर होने के बाद वह अपने भतीजे को खिलाएगा, आम के बाग में बैठेगा, अच्छा जीवन जिएगा। उसी समय फिर उसे एक पत्र मिलता है। पत्र में युद्ध में वापस जाने का संदेश होता है और साथ में यह भी होता है कि रास्ते में सूबेदार को भी साथ देते हैं। रास्ते में सूबेदार से मिलता है, साहब सलाम होती है। सूबेदार कहता है कि तुम्हें सूबेदारनी बुला रही है। लहना सिंह हैरान होता है क्योंकि वह सूबेदारनी को नहीं जानता। फिर भी वह मिलने जाता है तो सूबेदारनी कहती है, पहचाना? लहना सिंह कहता है, नहीं। सूबेदारनी याद दिलाती है, क्या तेरी गुणमाई हो गई है? इस शब्द को सुनते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह कहता है, हाँ। सूबेदार ने उसे वचन लेती कि जिस प्रकार से तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, मेरे प्राणों को बचाया था, ठीक इसी प्रकार से युद्ध के मैदान में तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करोगे। युद्ध के मोर्चे पहुंचने पर युद्ध की स्थिति दिखाई देती है। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। चारों तरफ बम बरस रहे हैं। पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ रहता है। ठंड बहुत तेज है। एक रात को बोधा सिंह को ठंड लगती है। लहना सिंह अपना स्वेटर बोधा सिंह को पहना देता है और कहता है कि मैं नया पहन लूंगा, दूसरा आया हुआ है। परंतु ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी स्वेटर वहां पर नहीं था और वह भरी ठंड में रात गुजारता है। उसी समय वह एक जर्मन जासूस को मात पहुंचाता और आखिरकार लहना सिंह की बहादुरी से मोर्चे को जीत लिया जाता है। परंतु इस मोर्चे पर वह भयंकर रूप से घायल हो जाता है और लहना सिंह हजारा सिंह की जान बचाता है, बोधा सिंह की जान बचाता है और इस पूरे घटनाक्रम में वह और ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और आखिरकार जब सुबह सैनिकों को, यानी घायल सैनिकों को ले जाने वाले वाहन आते हैं ताकि उन्हें जल्दी पहुंचाकर उनका इलाज कराया जाए, लहना सिंह खुद उस गाड़ी में न बैठकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है और अंततः लहना सिंह अपने घावों के कारण मारा जाता है। परंतु जब अखबार वाले पूछते हैं, जब उसके अफसर पूछते हैं क्या घटना घटी थी,
तो हजारा सिंह लहना सिंह का नाम तक नहीं लेता और युद्ध में जो मोर्चा जीता गया था उस पर भी अपना नाम डाल देता है और लहना सिंह का नाम पूरे शहर छिप जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सात्विक कहानी है। एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के न केवल उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करता है, बल्कि वह चाहता तो स्वयं इलाज भी जा सकता है, परंतु वह उन्हें नहीं भेजता। इस प्रकार वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने कहा था कहानी एक सात्विक प्रेम की व्याख्या करती है। हमारी अगली कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। यह कहानी उस समय लिखी गई थी जब लखनऊ में अवध में नवाब वाजिद अली शाह का शासनकाल था। इस समय पूरा लखनऊ विलासता में डूबा हुआ था। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वे जागीरदार थे और उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु दोनों ही अपने सब कामों और जिम्मेदारियों को छोड़कर हर समय बस शतरंज में लगे रहते थे। अधिकतर शतरंज की बाजियां मिर्जा के यहाँ होती थी। एक दिन उसकी बेगम ने सिरदर्द का बहाना करके मीर साहब को अंदर बुलाया, उनसे खूब लड़ाई की और शतरंज वाले कमरे में जाकर सारे मोहरे बिखेर दिए। अब मिर्जा समझ गए कि उनके यहाँ बाजियां नहीं हो सकती हैं। अब शतरंज की बाजी मीर साहब के यहाँ होने लगी। अब मीर साहब के यहाँ होने से उन्हें समस्या हो गई, क्योंकि मीर साहब की बेगम का प्रेम संबंध किसी और के साथ था और अब वो अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। एक दिन मीर साहब की बेगम का प्रेमी शाही घुड़सवार बनकर उनके घर पर आया और कहा कि मीर साहब को मोर्चे पर जाना होगा। यह सुनते ही मीर साहब के होश उड़ गए। अब उन्होंने अपनी शतरंज और अपनी सारी की सारी चौसर को अपने सारे की सारी सामान को समेटकर पास के एक जंगल में जहाँ एक मस्जिद खंड था वहां जाकर अपनी बारियां जमाने लगे। अब दिन रात यहाँ बाजियां होती। उन्होंने बैठे बैठे देखा कि अंग्रेज सेना शहर में प्रवेश कर रही है। वो चाहते तो नवाब साहब को खबर कर सकते थे कि सेना प्रवेश कर रही है, परंतु उन्होंने अपने दायित्व को नहीं निभाया, कोई खबर नहीं थी। जब लखनऊ शहर को लूटा जा रहा था वो तब भी मुख खुले रहे। वो चाहते थे तो युद्ध कर सकते थे, अंग्रेजों को रोक सकते थे, परंतु यहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और आखिरकार एक दिन किसी बारी पर उनकी बहस हो गई। हार जीत के फैसले पर दोनों नाराज हो गए और दोनों ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक दूसरे पर वार करते हुए मारे गए। यह शतरंज की कहानी इस बात का एक प्रतीक है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और जब कोई समाज, जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को त्याग देता है तो इसी प्रकार स्वयं को नष्ट कर लेता है। नवाब चाहते तो अपने घर संभाल सकते थे, उनकी पत्नियों के अवैध संबंध ना बनते, वे अपनी जागीर संभाल सकते थे, नवाब की रक्षा कर सकते थे। उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, परंतु यह बहादुरी केवल निष्ठा थी। अपने निजी स्वार्थ पर वे बहादुर थे, अपने समाज और परिवार के लिए पूरी तरह से कायर थे। हमारी अगली कहानी है शरणदाता। शरणदाता कहानी हीरानंद सचिदानंद वात्सेन अगे की लिखी हुई है। यह कहानी उस समय की है जब देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया था, भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। और इस कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं, देविंदर लाल, रफीकुद्दीन, अताउल्लाह और जयबुन्निसा। देविंदर लाल अपने पड़ोस को, अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। उसका मित्र रफीकुद्दीन वह भी नहीं चाहता कि घर छोड़कर जाए। वो कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उसकी बात मान लेता, उसके यहाँ रहना शुरू कर देता है। एक दिन उपद्रवी दंगई गुंडे रफीकुद्दीन को धमकाते कि देविंदर के लाल के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देंगे। ऐसे में रफीकुद्दीन डर जाता है और वह डर कर अपने दोस्त देविंदर लाल को अताउल्लाह के यहाँ भेज देता है। अताउल्लाह अच्छा आदमी नहीं था, उसने यहाँ रख तो लेता है, परंतु वह भी उसके साथ मिला हुआ था। अब देवेंद्र लाल का पूरा टाइम एक कमरे में बीतता था। घर से बाहर आना जाना बंद हो चुका था। कमरे में एक खिड़की थी, खिड़की और दरवाजा था। वह दिन भर बस घर वालों की आवाज़ सुनता था, घर में कितने व्यक्ति हैं।
एक लड़की की आवाज़ से उसे थोड़ा लगाव हो चुका था। यह आवाज़ जेबुन्निसा की थी और अक्सर खाना पहुंचाने भी जेबुन्निसा ही आया करती थी। एक दिन खाने की थाली में चिट्ठी मिली कि खाना खाने से पहले किसी को खिलाकर देख लेना। यह देखकर वो थोड़ा शंकालु हो गया। उसने खाना खाने से पहले बिलार को 2 टुकड़े डाल दिए और जैसे ही बिलार ने वो खाना खाया, बिलार तुरंत ढेर हो गया। देवेंद्र लाल अब डर गया और उसने तुरंत जल्दबाजी में अपने जितने पत्र थे, जितने काम की थे, उन सबको लिया और फौरन दिल्ली की ओर रवाना हो गया। जब वह दिल्ली पहुंचा तो उसके कुछ दिन बाद उसे पत्र प्राप्त हुआ। पत्र जेबुन्निसा का। जेबुन्निसा देवेंद्र लाल से माफ़ी मांगती है अपने पिता के कार्य पर। कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे पिता के द्वारा आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तो देवेंद्र लाल यह सोचते हैं कि हम सभी साथ थे, दोस्त थे, पड़ोसी थे, कुछ काम आते थे। विभाजन क्या हुआ, हमारे अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए। तो वह सोचता है कि बचाने वाला कौन था और मारने वाला कौन था। तो यही यहाँ पर व्यक्त करता है कि जिस समय एक गर्म हवा चल रही थी, उसी गर्म हवा में हमारे अपने ही हमें मारने वाले थे और हमारे अपने ही हमें बचाने वाले थे। इस प्रकार यह कहानी सांप्रदायिकता दंगों के समय की एक ऐसी कहानी है जो उस समय के वातावरण से हमें थोड़ा अवगत कराने का प्रयास करती है। हमारी अगली कहानी है उषा प्रियवंदा की वापसी। वापसी कहानी का अर्थ है वापस हो जाना। यह कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी में एक व्यक्ति का नाम है गजाधर बाबू, जो एक रिटायर रेलवे कर्मचारी हैं। 35 साल रेलवे की नौकरी की है और अब रिटायर होकर घर जा रहे हैं अपने परिवार वालों के बीच रहने के लिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका बड़ा बेटा अमर, बेटे अमर की पत्नी, छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी बसंती है। जब गजाधर बाबू घर लौटते हैं तो उस समय उनका छोटा बेटा किसी फिल्म के गाने पर अभिनय कर रहा था। उनकी पत्नी, उनका बड़ा बेटा, उनकी बहू और उनकी बेटी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। परंतु जैसे ही वह पहुंचता, एक एक करके सब शांत हो जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पिता की हैसियत, पिता का आदर उन्हें प्राप्त होगा। वो जिस चीज़ की आशा कर रहे थे उन्हें उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुझे ज़रा लगता है कि उनके घर में कोई स्थान नहीं है। पहले उनकी चारपाई बैठक में लगाई जाती है और बहू के ऐतराज करने पर बाद में उनकी चारपाई उनकी कोठरी में डाल दी गई, जहां उनकी पत्नी रहती थी। उनकी पत्नी बात बात पर शिकायत करती रहती है कि बहू और बेटी घर के काम काज में हाथ नहीं बटाती हैं। जब गजाधर बाबू खाना बनाने की जिम्मेदारी बहू को और बेटी पर डाल देते, कहते हैं कि सुबह खाना बहू और शाम का खाना बेटी बनाएगी, तो इस बात को कोई पसंद नहीं करता और बेटी शाम को इतना खराब खाना देती है कि उस पर सब बिगड़ते हैं कि बाबूजी को क्या जरूरत है कि घर के कामों में टांग अड़ाते रहते हैं। उसके कुछ दिन बाद घर खर्च को सीमित करने के लिए गजाधर बाबू नौकर की छुट्टी कर देते हैं। तो उसे उनकी दखलंदाजी में जाता है और उनका बड़ा बेटा बड़ा रूखा व्यवहार करता है, जिससे गजाधर बाबू को गहरा आघात करता है। इस प्रकार वे पूरे परिवार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परिवार में कोई भी उन्हें पसंद नहीं कर रहा था। अंततः थक हार कर गजाधर बाबू शहर के ही चीनी मिल में नौकरी कर लेते हैं और घर आकर अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं मिल में नौकरी करने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? तो पत्नी यह कहते हुए इनकार कर देती है कि यहाँ घर में काफ़ी काम है, जवान बेटी है, मैं घर छोड़ कैसे जा सकती हूँ। तो गजाधर बाबू खाली हाथ, ना तो उन्हें बेटी का सहयोग मिलता है, ना बेटों का सहयोग मिलता है और ना ही पत्नी उनका सहयोग करती है। इस प्रकार वे भारी मन से वापस लौट जाते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रतीक है जो अपने परिवार को छोड़कर उनके पालन पोषण के लिए शहर बैठा हुआ है। उन्हें भरपूर पैसा और आराम भेजता है, परंतु जो आदर उसे मिलना चाहिए उसे आदर प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारी अगली कहानी, अगला उपन्यास है निर्मला और यह सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास को पढ़ने से पहले उपन्यास का अर्थ जान लेते हैं। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है उपजमा न्यास। उप का अर्थ है छोटा, न्यास का अर्थ है निमित्त। शब्दों के माध्यम से
एक ऐसे संसार को निर्मित करना जिसे चलता हुआ महसूस हो, उसे हम अनुभव कर सके। उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवल कहा जाता है। इसमें कुछ मुख्य पात्र, असंख्य गौण पात्र, एक मुख्य कहानी और कुछ अन्य कहानियां साथ से चलती हैं। जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम स्वयं उस उपन्यास के पात्र हैं। उपन्यास का आरंभ उदय भानु लाल के घर से होता है। वे एक वकील हैं। उनकी पत्नी का नाम कल्याणी देवी है। उसकी 2 लड़कियां हैं, निर्मला और कृष्णा। उदय भानु निर्मला का विवाह करना चाहते हैं, परंतु उनके पास देने के लिए मोटा दहेज नहीं है। फिर भी किसी तरह वे निर्मला का विवाह भालचंद्र सिन्हा के बेटे भुवन मोहन से कर देते हैं। शादी के खर्च को लेकर एक दिन माता पिता में झगड़ा होता है, विवाद होता है और क्रोध में वकील साहब घर छोड़कर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें गुंडा मतई मिलता है। मतई वही गुंडा था जिसे वकील साहब ने 3 साल की सजा कराई थी और गुंडा मतई लठ मारकर उनकी हत्या कर देता है। इस प्रकार पिता की हत्या होने से परिवार का आर्थिक सूत्र टूट जाता है और भालचंद्र विवाह करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें अब दहेज प्राप्त नहीं होगा। और इसी कारण से अब निर्मला की सगाई टूट गई है। अब निर्मला की मां को निर्मला के विवाह की चिंता है। काफी खोजबीन, काफी ढूंढने के बाद निर्मला की मां को निर्मला के लिए एक अधिक उम्र का व्यक्ति मुंशी तोताराम मिलता है। तोताराम वकील है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। उसके 3 पुत्र हैं, मनसाराम, जियाराम, शियाराम। विवाह के बाद मुंशी तोताराम निर्मला को खुश रखने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु निर्मला प्रसन्न नहीं हो पाती क्योंकि उसकी खुशियां मिट चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि पिता की उम्र का व्यक्ति उसे पति के रूप में प्राप्त हुआ था। निर्मला अपना सारा समय तोताराम के 3 पुत्रों की देखभाल में व्यतीत करती है। मनसाराम पढ़ने में होशियार है। निर्मला उसे अंग्रेजी सीखने लगती है, परंतु मुंशी जी इसे गलत ढंग से लेते हैं। उनके मन में गलत भावना का उदय हो जाता है। इसी आशंका से मनसाराम को हौसला भेज देते हैं और जब मनसाराम को सत्य का पता लगता है तो उसे बहुत ही आघात पहुंचता है। वह दिन प्रतिदिन बीमार होता रहता है और अंततः काफी प्रयासों के बावजूद भी उसे बचा नहीं पाते और मनसाराम मर जाता है। ठीक जियाराम घर से चोरी करके भाग जाता है और अंततः पूरा परिवार बिखर जाता है और उपन्यास के अंत में निर्मला भी अपने बेटी को उसकी बुआ रुक्मिणी को सौंपते हुए मर जाती है और यहाँ से उपन्यास का अंत हो जाता है। इस उपन्यास का एक मुख्य प्रश्न बनता है, निर्मला का चरित्र स्पष्ट कीजिए। निर्मला उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। सारी कथाएं, सारी घटनाएं, सारे संबंध उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसका विवाह अमीर घर में हुआ था, परंतु पिता की मृत्यु से विवाह टूट जाता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बड़ा दहेज दे सके। और दहेज समस्या के कारण ही निर्मला का विवाह 2 हाजू व्यक्ति से हो जाता है जो पहले ही विवाह कर चुका है और जो कि निर्मला से आयु में 3 गुना है और उसकी पहले ही 3 संतानें हैं। परंतु निर्मला की मां इन सब को छोड़कर उसका विवाह उस घर में करा देती है। मुंशी तोताराम हीनता की भावना से ग्रस्त हैं। वे अपनी पत्नी को यौन संतुष्ट करना चाहते हैं परंतु संतुष्ट करने में असफल हैं। उनके 3 बेटे हैं, मनसाराम, जियाराम और सखाराम। तीनों ही बेटे किसी न किसी कारण से परिवार को नष्ट कर देते हैं। जैसे मनसाराम की मृत्यु हो जाती है, जियाराम पैसे चुराकर भाग जाते हैं और अंततः परिवार की सहजता और संपन्नता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और इस परिवार को खंडित करने में तोताराम की बहन रुक्मिणी का भी हाथ होता है और अंततः निर्मला जो है वो अंत में मर जाती है और उपन्यास का अंत हो जाता है। चरित्र की दृष्टि से निर्मला की मुख्य विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, सहज किशोरी। निर्मला अपने घर में एक भोली भाली बालिका है, चंचल है, गुड्डों से खेलती है, लेकिन वह परिपक्व है, वैचारिक है, वह चीजों को सोचती और समझती है। आज्ञाकारिणी, वह अपने घर भी माता पिता की बात नहीं टालती थी और विवाह हो जाने के बाद भी उसने अपने पति की कोई बात नहीं टाली थी। पतिव्रता नारी, पति घर में निर्मला पहुंच गई परंतु वह पूरी तरह से अपने पति के प्रति समर्पित थी। उसने अपने पति की किसी बात को नहीं टाला, यहाँ तक कि उसने किसी व्यक्ति की तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझा। वह पूरी तरह से अपने पति की तरह
समर्पित थी। उसने किसी भी व्यक्ति की ओर अपने आप को समर्पित नहीं किया। भावुक और संवेदनशील, निर्मला स्वभाव से संवेदनशील थी, साथ ही साथ भावुक भी थी। वह अपने पति को हर प्रकार से खुश करने का प्रयास करती थी। उसके मन में गलतफहमी न पैदा हो, इसलिए वो मनसाराम पर नाटक भी करती थी। जब उसे पता लगता है कि मनसाराम को खून की जरूरत है तो वह खून देने अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन मुंशी तोताराम के व्यवहार के कारण पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। स्वभाव में परिवर्तन, निर्मला के साथ उसके भाग्य ने बहुत बड़ा मजाक किया था। उसकी सारी सहजता, सारी चंचलता नष्ट हो गई थी कि उसका विवाह एक बेमेल व्यक्ति से हुआ था। उसकी भावनाएं बदल चुकी थी, उसकी अभिलाषाएं नष्ट हो चुकी थी, और यहाँ तक कि वह वैसी हो चुकी थी जिसको जीवन में जो स्थितियाँ थी उसके प्रति ना कोई लगाव था। वो बस एक पहिए की तरह, एक मशीन की तरह चुपचाप काम करती जा रही थी, अर्थात उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। ममतामयी नारी, निर्मला ने प्रतिज्ञा की हाँ सकारात्मक संस्कारों के प्रभाव में गंभीरता परिचय दिया। उसी का परिणाम था कि अपने पति की 3 संतानों का मुझसे कोई हिचक नहीं की। वह पूरी तरह से ममतामयी थी। उसने अपने तीनों बच्चों को अपनी माँ का एक माँ के समान प्रेम किया, कभी उनकी बात नहीं टाली। वह बच्चों को नियंत्रण में रखती थी, बच्चों को बनाती थी, और बच्चों को जहाँ तक संभव हो अपने घर में एक माँ की तरह रहने का प्रयास करती थी। पति की शंका का शिकार, मनसाराम के कारण मुंशी तोताराम के मन में शक का भाव उत्पन्न हो गया था। तोताराम के साथ रसभरी बातें करते थे, सिरहाते थे, अपनी बहादुरी की डींग हाँकते थे, लेकिन जो भाव हम उम्र पति पत्नी में आता है वो उसमें कभी नहीं आ सका था। और इसी कारण से मुंशी तोताराम मनसाराम के जन्म का लगाव सह नहीं पाए। कुशल गृहिणी, निर्मला ने हर संभव प्रयास किया कि वह कुशल गृहिणी बने, इसलिए बच्चों के सारे काम करती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, उन्हें नियंत्रण रखती थी, उनके खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। कोई रूठ जाए तो उसे मनाती थी और जब उसे न कर ले प्रतीक्षा करती थी। ईमानदार मित्र, निर्मला जानती थी कि उसकी सखी सुधा जिस व्यक्ति के साथ ब्याही गई है वह वही व्यक्ति है जिसका रिश्ता पहले हुआ था, केवल दहेज ना होने के कारण विवाह टूट गया था। एक दिन वह उसे पढ़ने नहीं करता है तो निर्मला उसे धमका देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके कारण उसके सहेली का घर बिगड़े। मुंशी तोताराम का चरित्र, मुंशी तोताराम पेशे से वकील हैं। अधेड़ आयु में पत्नी का देहांत हो जाता है। मनसाराम, जियाराम, शियाराम के 3 बेटे हैं। वे अपने बेटे को माँ प्रदान करने के लिए विवाह करते हैं, तो यह गलत था। वास्तव में अपनी काम इच्छा को शांत करने के लिए विवाह करते हैं। मुंशी जी अधेड़ ही नहीं बल्कि दमे के रोगी भी हैं, इसलिए बुढ़ापे ने जल्दी आ घेरा है। वह नई विवाहित पत्नी को यौन संबंध संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु वो इन सभी प्रयत्नों में पूरी तरह से असफल हैं। इसी कारण से वे नए नए तौर तरीके अपनाते ताकि अपनी ब्याहता पत्नी पर न रोक मा सकें, परंतु वे अपनी हर प्रकार के कार्यों में असफल रहते हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं हैं: नंबर 1, रोगी और पौरुषहीन व्यक्ति। नंबर 2, बहन और बच्चों की उपेक्षा। नंबर 3, दंपति विज्ञान में प्रवृत्त। संदेहशील स्वभाव, आत्मग्लानि से पीड़ित, पलायनवादी। हम कह सकते हैं कि मुंशी तोताराम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अपने स्वाभाविक कारणों का प्रेम, उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव यह एक एकांकी है और इस एकांकी के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक का नाटक, यानी कि वह नाटक जो एक ही बार में समाप्त हो जाए। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर दिया है और अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। जनता को अपना वैभव दिखाने के लिए, जनता के दिल में अपना स्थान बनाने के लिए चंद्रगुप्त कौमुदी महोत्सव का आयोजन करता है, परंतु उसके इस विचार से चाणक्य सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अभी
हमने केवल युद्ध जीता है। अभी हमारे आसपास ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो नंद वंश के पक्षधर थे, उनके सहयोगी थे, वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर चंद्रगुप्त इस बात को मजाक में डाल देता है, परंतु चाणक्य इस बात के प्रति पूरी तरह से गंभीर थे, क्योंकि उनका मानना था कि बहुत से गुप्तचर हमारे आसपास हैं। ऐसे में वसुगुप्त जो नंद वंश के महामंत्री राक्षस गुप्तचर है, एक राजनर्तकी है जो चंद्रगुप्त के सामने नृत्य का प्रस्ताव रखता है। राजनर्तकी एक विषकन्या है जो वसुगुप्त जिसे वसुगुप्त चंद्रकुमार को लेकर आया है। चंद्रगुप्त के कक्ष में राजनर्तकी के नृत्य का आयोजन किया जाता है। यशोवर्मन चंद्रगुप्त से कहता है कि नृत्य समारोह में चाणक्य की उपस्थिति भी अनिवार्य है। नृत्य से प्रसन्न होकर चंद्रगुप्त राजनर्तकी को पुरस्कार देना चाहते हैं, परंतु तभी चाणक्य आता है, कहता है कि यहाँ पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है कि नंद वंश के समर्थ कभी समाप्त नहीं हुए हैं, परंतु चंद्रगुप्त चाणक्य की बात में विश्वास नहीं करता है। चाणक्य वसुगुप्त राजनर्तकी की असलियत करता है कि आप स्वयं देखिए। वह वसुगुप्त और राजनर्तकी दोनों को बंदी बनाने का आदेश देता है। इस पर चंद्रगुप्त नाराज हो जाते हैं। तो उसी समय चाणक्य चंद्रगुप्त को कहते हैं कि एक प्याला मंगाओ। वह शराब का प्याला मंगाता है और राजनर्तकी पीने के लिए देता है, और वही प्याला वह वसुगुप्त को ले जाता है, और जैसे ही वसुगुप्त उसे पीता है वह उसे पीते ही मर जाता है, जिससे बात सिद्ध हो जाती है कि राजनर्तकी एक विषकन्या है। और तुरंत विषकन्या दौड़कर चाणक्य को काटने का प्रयास करती है, परंतु चाणक्य चंद्रगुप्त को धक्का देकर उसे बचा लेता है, और अंततः चंद्रगुप्त विश्वास कर लेता है कि आचार्य चाणक्य जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। उसके तुरंत बाद राजगृह गिरफ्तार के लिए आता है, और इस प्रकार कौमुदी महोत्सव फिर से आयोजित किया जाता है, और वह चाणक्य को मना लेता है कि वह चाणक्य किसी भी बात का बुरा नहीं मानेगा और उनकी हर बात का पालन करेगा।